गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज आपको कोर्स कोड सी 302 या दैट इज द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का यूनिट सेकंड का बोल्ट के बारे में अपना तीसरा या चौथा लेक्चर, मुझे भी याद नहीं है ठीक से, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग IS 800 2007 सब निकाल लें। मेरा वीडियो पॉज कर दें और एक बार IS 800 2007 अपने हाथ में रख लें, और फिर उसके बाद जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आप IS 800 2007 को फॉलो करें। तो आपको ये IS कोड देखना भी आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम बोल्ट का जो डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए, ये तो सिंपल सी बात है ना कि मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि हम जब बोल्ट का डिजाइन करते हैं तो तीन तरह की स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट शियर, दूसरा बेयरिंग और तीसरा टेंशन। बस इन्हीं तीन चीजों के बारे में IS कोड ने बात की है। तो एज पर IS 800 2007 आप पेज नंबर 75 निकाल लीजिए। इस पेज नंबर 75 को निकालने के बाद आप इसके अंदर जो क्लॉज नंबर 10.3.2 है वो आप निकाल लीजिए। 10.3.2, इस 10.3.2 क्लॉज के अंदर आपको जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अ बोल्ट subjected to a factored shear force that is the VSB. VSB is the factored shear force. देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं, लिमिट स्टेट डिजाइन के अंदर हमने जो फोर्स को यूज किया वो फैक्टर्ड वर्ड यूज किया। फैक्टर्ड फोर्स या फैक्टर्ड शियर फोर्स, कुछ भी कहिए, तो उसमें फैक्टर्ड वर्ड यूज किया। तो याद रखिए, जहां पर भी फैक्टर्ड वर्ड आ जाए आपका या अल्टीमेट वर्ड आ जाए आपका, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट जो है वो VDB के बराबर है। और VDB क्या चीज है? VDB जो है वो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है। तो देखिए, फैक्टर्ड जो स्ट्रेंथ है वो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट के बराबर है, ये इसने कहा। और ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है ये बेसिकली IS 800 के द्वारा इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। इसी 10.3.2 क्लॉज के अंदर अगर आप देखेंगे तो कि ये दो चीजों से गवर्न होती है, एक शियर से और एक बियरिंग से। शियर का मतलब VDSB और बियरिंग का मतलब VDPB। इनके बारे में मैंने अभी बात की है। यहाँ पर ये देखिए VDPB और ये VDSB, ये जो मैंने लिख रखा है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनके एक एक करके अपन डिस्कशन करते चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शियर की। अब आप कहेंगे साहब, अभी तो आपने ये कहा था कि टेंशन में भी तो चेक करना है। नॉर्मली होता क्या है कि जो बोल्ट होता है ना वो टेंशन में बहुत कम होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि टेंशन की जो स्ट्रेंथ आती है बोल्ट की वो हमेशा ज्यादा आती है, मतलब 99.99% ज्यादा आती है। तो जो फेलियर मोड बोल्ट का तय होता है वो नॉर्मली इन्हीं दो क्राइटेरिया से तय होता है। इसलिए कोड ने इन्हीं दो क्राइटेरिया के बारे में बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि सर टेंशन कंसीडर क्यों नहीं किया कोड ने। जब आप पढ़ेंगे तो आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे, सर टेंशन को कहां भूल गया? लेकिन टेंशन को भी मैंने कंसीडर किया है। यहां पर मैंने टेंशन कैपेसिटी के बारे में भी बात की है बोल्ट की। यदि एक्सक्लूसिवली हमें टेंशन की जानकारी लेनी है तो फिर हम टेंशन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन शियर के बारे में बात करते हैं। तो VDSB जो है वो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिवाइडेड बाय गामा MB। याद करिए, मैंने पेज नंबर 30 पर आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मटेरियल के लिए इस्तेमाल की थी, यानी बोल्ट के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी वो गामा MB की थी। आप अगर कोड में जाकर के पेज नंबर 30 पर देखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक, और अब इसने कहा कि भाई देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब है कि भैया किसी चीज को हम कितने लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो याद करिए, मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, जब मैंने आपको पहले लेक्चर में जब मैंने आपको लिमिट स्टेट थ्योरी बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 50 किलो का टोकरा उठा सकते हैं तो क्या मैं कभी भी आपके ऊपर 50 किलो का टोकरा रखूंगा? नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने 50 किलो का टोकरा आप पर रख दिया और रास्ते में आप पर 1 किलो भी वजन एक्स्ट्रा आ गया तो आप धड़ाम से कोलैप्स हो जाएंगे। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, आप पर कम लोड डालूंगा। तो इसीलिए डिजाइन जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है वो जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, यानी 50 किलो जो है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, उससे हमेशा डिजाइन को कम रखूंगा। यानी मैं आपके ऊपर 30 किलो 35 किलो 40 किलो का टोकरा रखूंगा। तो जो ये 30 35 40 किलो है ये तो है VDSB, और जो 50 किलो है वो आपकी नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ है। तो नॉमिनल के अंदर अगर मैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे दूंगा तो डिजाइन स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। बस इतना सही काम किया हमने और कुछ भी नहीं किया।
अब ये VNSB को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कोड ने हमको एक फॉर्मूला दिया, FU अपॉन अंडर रूट 3 ब्रैकेट NNANB प्लस NS इंटू ASB, दिस इज द नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। अब इसमें मैं आपको फटाफट ये कोड उठा रखा है आपने अपने हाथ में, मैं भी आपको बताता हूं, चलता हूं। इसमें FU जो है दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, NN is the number of shear planes with threads intercepting the shear plane, number of shear planes। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इसमें दिखाया था, अगर आपको याद हो तो सपोज करिए कि आपके पास ये कोई बट जॉइंट है। अब इस बट जॉइंट के अंदर आपने यहां पर एक बोल्ट लगा रखा है, यहां एक बोल्ट लगा रखा है। मैंने आपसे कहा था कि चाहे ये टेंशन में हो चाहे ये कंप्रेशन में हो, यहां पर अगर इस बोल्ट को टूटना है तो इस बोल्ट को टूटने के लिए एक तो यहां से टूटना चाहिए और एक ये यहां से टूटना चाहिए। अब यहां सपोज करिए कि अगर इस कोड के साथ, इस कोड ने क्यों कंसीडर किया है अनथ्रेडेड प्लेन और थ्रेडेड प्लेन, ये बता रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए ये बोल्ट मेरा ऐसा है कि इस बोल्ट के अंदर यहां से और यहां तक तो शैंक है और इसके बाद इसके अंदर थ्रेड चालू हुई। आपको जैसे मैंने आपको याद हो तो पुराने एग्जांपल के अंदर जैसे ये वाला जो मैं बोल्ट आपको दिखा रहा हूं, इसमें शुरुआत से लेकर एंड तक थ्रेड है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से यहां तक इसमें ये प्लेन हो और इसके बाद इसके अंदर थ्रेड हो, तो फिर अगर इसको हमने डाल रखा है तो एक प्लेन तो यहां टकरा रहा है, ये जो अनथ्रेडेड पे टकरा रहा है यानी जब टूटेगा तो, और एक थ्रेडेड पे से टूटेगा। याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये प्लेन है बिना थ्रेड का तो जो इफेक्टिव एरिया टूटने के लिए मिलेगा वो इफेक्टिव एरिया ज्यादा होगा, और जहां पर थ्रेड होगी वहां पर इफेक्टिव एरिया कम होगा, क्योंकि खड्डा हो गया ना थ्रेड की वजह से। तो इसलिए कोड ने कहा कि जो आपके पास NN है वो है नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन। याद रखिए अगर मान लीजिए शैंक नहीं है, पूरा का पूरा थ्रेडेड है जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, तो फिर यहां पर NN की वैल्यू जो आप लेंगे वो 1 और 1 2 लेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि मतलब विद थ्रेडेड प्लेन, सपोज करिए कि पूरे के अंदर थ्रेड जो है एक में है और एक में नहीं है, तो NN की वैल्यू 1 लेंगे। और ठीक इसी तरीके से जो ANB इसके अंदर NS जो लिया है दैट इज द नंबर ऑफ शियर प्लेन विदाउट थ्रेड। तो अगर मान लीजिए विदाउट थ्रेड है तो अगर सपोज करिए शैंक आ रहा है यहां पर, तो फिर NS की वैल्यू 1 लेंगे और NN की वैल्यू 1 लेंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा थ्रेडेड है तो फिर NS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो NS है आपका, इस NS की वैल्यू 0 हो जाएगी विदाउट थ्रेड, क्योंकि भाई थ्रेड है ही नहीं, सारे में थ्रेड है, तो फिर तो आपका NN हो गया ना थ्रेड के साथ, दो प्लेन हो गए, एक और एक दो, तो NN की वैल्यू 2 लेनी है और NS की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस के अंदर। और जो ANB है इट इज द नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट, यानी अगर ये बोल्ट है विदाउट थ्रेड है तो ये जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं, तो ये आपका ये होगा ANB। और ASB क्या होगा, ASB आपका होगा नेट शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट विद थ्रेड, नेट शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट एट थ्रेड। तो थ्रेड की वजह से नेट बोल्ट जो शैंक एरिया है वो शैंक बोल्ट का जो एरिया है थ्रेड की वजह से वो कम हो जाएगा, और इसलिए NS नंबर ऑफ शियर प्लेन विद थ्रेड, number of this is the area of the bolt at the threaded portion for shear। और ये मैं आपको बता चुका ये दोनों चीज। तो इस VNSB से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग देते हैं। जो वैल्यू निकल के आती है हम कहते हैं कि साहब हमारी जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है जो ये बियर कर सकता है बोल्ट शियर में, वो हमारा VSB होगा। ठीक है सर, ये तो हुआ, लेकिन अब यहां पर एक और चीज कोड ने लिखी है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोड ने कहा है कि 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये शियर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट कम हो सकती है, और इसके लिए इन्होंने क्लॉज 10.3.3.1 ये जो दिया है 10.3.3.1 लॉन्ग जॉइंट। कोड ने कहा कि देखिए क्या होता है कि यदि हम दो मेंबर्स को जब कनेक्ट करते हैं और उनके बीच में ऐसी स्थिति होती है कि सपोज करिए कि मैंने मान लीजिए कोई भी मेंबर है मेरे पास, ऐसा एक मेंबर है कंप्रेशन में,
और यहां पर मैंने बोल्टिंग कर रखी है और यहां मैंने बोल्टिंग कर रखी है, और ये अगर कंप्रेशन में है, सपोज करिए ये पूरा का पूरा कंप्रेशन में है और ये बहुत बड़ा मेंबर है, तो होता क्या है कि जो शियर का फोर्स होता है ना, वो बेसिकली इस बीच वाले हिस्से में कभी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर जॉइंट बहुत बड़ा है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर सब जगह पर आपका बोल्ट लगे हुए हैं और जॉइंट बहुत बड़ा है, तो फिर जो पहले वाला लाइन और आखिरी लाइन इनके बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस केस में कोड ने कहा कि आपकी शियर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और उसको कम करने के लिए इन्होंने एक बीटा आईजे फैक्टर दिया है जिसकी वैल्यू 1.075 माइनस एलजे अपॉन 200d, but that beta ij shall be greater than or equal to 0.75 and it shall be less than or equal to 1, ये मतलब इसके बराबर होगा। तो अब कोड ने कहा कि आप अगर ऐसी कोई स्थिति, हाँ लेकिन कोड ने एक बात और भी कही है, कोड ने एक बात ये कही है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो शियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोल्ट, जितने भी बोल्ट हमने जॉइंट पे लगा रखे हैं सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फिर बीटा को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, यानी ये वाला क्लॉज खत्म हो जाएगा, आपके पिक्चर में नहीं आएगा। सेकंड चीज, लार्ज ग्रिप लेंथ के लिए भी उन्होंने एक क्लॉज दिया है 10.3.3.2। ये नॉर्मली आपके काम नहीं आता, लेकिन चूंकि मेरा फर्ज है आपको यहां पर बताना कि कोड ने ऐसा आपको एक व्यवस्था दी है, कोड ने आपको कहा है तो आपको ये भी करना चाहिए यदि आवश्यकता पड़े तो। और ठीक इसी तरीके से इन्होंने पैकिंग प्लेट के बारे में बोला है। इन्होंने बोला है कि जैसे कभी भी दो मेंबर्स को हम ज्वाइन करते हैं, किसी भी दो मेंबर को ज्वाइन करते हैं, तो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सपोज करिए कि मैंने एक मेंबर मेरा इस तरीके का है और दूसरा मेंबर मेरा ये सीधा है। अब यहां पर एक मेंबर तो ये हुआ मेरा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, और दूसरा मेंबर मेरा ये हुआ, तो नतीजा क्या हुआ कि इन दोनों मेंबर्स के बीच में इतनी लेंथ के अंदर गैप रह गया। तो हम क्या करते हैं, इस गैप को फिल करने के लिए हम यहां पर एक पैकिंग प्लेट डाल देते हैं, और जो पैकिंग प्लेट हम यहां पर डालते हैं, ये चीज यानी एक एक्स्ट्रा प्लेट डाल देते हैं, उस एक्स्ट्रा प्लेट को पैकिंग प्लेट कहते हैं। क्यों डालते हैं ये प्लेट? इसलिए डालते हैं ताकि इन दोनों के बीच में खाली जगह ना रहे, खाली जगह रहेगी तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम पैकिंग प्लेट बोलते हैं। तो पैकिंग प्लेट के लिए भी 10.3.3.3 एक इन्होंने क्लॉज दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका शेयर में जो बेसिक काम है ना, सिंपल सा साहब ये है कि आपको VNS भी चेक करना है। VNS भी चेक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती वो आती है NN और NS। ये दो बातें समझ में नहीं आती। एक चीज और, ये आपको याद हो तो मैंने आपको जो ASB बताया था वो आपसे मैंने कहा था कि थ्रेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट क्या लेते हैं। यदि कोई डाटा नहीं दे रखा है तो जितना ग्रॉस होता है उसका 78% या 0.78, मेरा पिछला लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से सेकंड चीज जो है शेयर के अलावा बियरिंग। अब देखिए, डिजाइन कैपेसिटी ऑफ एनी बोल्ट इज व्हाट। सपोज मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल पकड़ता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप 25 किलो का टोकरा उठा सकते हैं, और एक दूसरा आदमी कहता है कि नहीं यार ये तो 40 किलो का टोकरा उठा सकता है। तीसरा आदमी कहता है कि नहीं यार ये तो 50 किलो का टोकरा उठा सकता है। यानी आप किसी चीज का टोकरा 25 किलो का उठा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी चीज का टोकरा 40 किलो का उठा सकते हैं, और किसी तीसरी चीज का टोकरा 50 किलो का उठा सकते हैं। इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिए पहले। यानी अगर मैंने पहली चीज का टोकरा जो 25 किलो आप उठा सकते हैं, अगर मैंने 25 से 25.5 कर दिया या 26 कर दिया तो आप गरायम हो जाएंगे, यानी आप लुढ़क जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये सोचूं कि यार आप पर सेफली कितना लोड डालूं कि आप लुढ़को नहीं, तो मुझे पता है कि यार आप 25 उठा सकते हो, फिर आप दूसरा कह रहा है कि नहीं आप 40 उठा सकते हो, तीसरा कह रहा है नहीं आप 50 उठा सकते हो। लेकिन अगर मेरे को ये डिसाइड करना हो कि यार आप पर कितना वजन डालूं, तो मेरे तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि भैया इन तीनों में से जो सबसे कम वजन पे ये लुढ़क रहा है वो वाला ही लोड डालो। इससे ज्यादा लोड अगर डाल दिया तो सबसे पहले तो पहले वाले में लुढ़क जाएगा ये। ठीक इसी तरीके से कोई बोल्ट, सपोज करिए कि शियर में 50 किलो न्यूटन पर फेल हो रहा है,
बियरिंग में 100 किलोमीटर पर फेल हो रहा है और सपोज करिए टेंशन में 200 किलोमीटर पर फेल हो रहा है, तो भैया अगर मैंने 50 किलोमीटर से ऊपर का लोड लगाया ये मानते हुए कि यार बियरिंग में तो झेल ही लेगा, टेंशन में तो झेल ही लेगा, अरे वो बियरिंग और टेंशन में तो झेल लेगा लेकिन उससे पहले तो शियर में फेल हो जाएगा। तो गवर्निंग स्ट्रेंथ दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट इज क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट शियर, बियरिंग, टेंशन, इन तीनों में से जो सबसे कम स्ट्रेंथ होगी वही उसकी गवर्निंग स्ट्रेंथ होगी, वही उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर की। अब सेकंड वाले पे आ जाइए कि बियरिंग कैपेसिटी। अब ये तो आपको याद होगा कि मैंने बियरिंग का फेलियर आपको बताया था कि बोल्ट में कैसे होता है। तो बियरिंग फेलियर जो कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट होती है VDPB, ये आपका क्लॉज 10.3.4 है, आप चेक कर सकते हैं अपने कोड के अंदर 10.3.4 बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट आपको दे रखा है और ये आपको VDPB बराबर VNPB अपॉन गामा MB, वही नॉमिनल बोल्ट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये VNPB किसके बराबर होता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए 2.5 kb इज अ फैक्टर, स्मॉल डी टी FU। अब यहां पर जो स्मॉल डी और टी ये हैं, स्मॉल डी इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। नॉमिनल डायमीटर का मतलब डायमीटर ऑफ द शैंक, डायमीटर ऑफ द शैंक। और जो FUB है यहां पर डी टी जो है, T is the summation of the thickness of the connected plate experiencing bearing stress in same direction। यानी अगर मैंने यहां पर का केस पकड़ूं तो T क्या होगी? ये वाली प्लेट बियरिंग फेस कर रही है, ये प्लेट बियरिंग फेस कर रही है, ये प्लेट बियरिंग फेस कर रही है, तो जो टोटल थिकनेस होगी वो थिकनेस हम T पकड़ेंगे। यदि ये सिंपल लैप है तो दोनों की थिकनेस मिलाकर के T पकड़ेंगे। तो जितना थिकनेस हमारा बियरिंग में फेस हो रहा है वो थिकनेस टोटल। उसके बाद हमारा अब इन्होंने यहां पर जो FU है, दिस FU I think I have told you this is the ultimate tensile strength of the plate, this is ultimate tensile strength of the plate। यहां पर दो चीज हैं, एक बोल्ट है एक प्लेट है। अब याद करिए मैंने आपको ये चीज भी बताई थी। पर चलिए अब ये KB एक फैक्टर है यहां पर, तो इन्होंने कहा कि सर KB जो लेना है ना आपको, वो KB के 4 पैरामीटर हैं। कोड ने कहा कि KB के 4 पैरामीटर हैं। KB इज स्मॉलर ऑफ E अपॉन 3D0, P अपॉन 3D0 माइनस 0.25, FUB अपॉन FU एंड 1। इन चारों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम आए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको KB डिसाइड करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये तो 1 है ही। इन चारों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी KB आपको वो लेना पड़ेगा। नॉर्मली ये वैल्यू 1 से लेस ही रहती है, तो करीब करीब 0.99, 0.98, 0.97, 96 किसके आसपास ये वैल्यू आती है जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो स्मॉल e है, दिस इज एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, एज नहीं एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जहां पर भी जिस भी बोल्ट की मैं बात कर रहा हूं उस बोल्ट से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नियरेस्ट प्लेट की डिस्टेंस। यहां पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये मेरा नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया एंड। और एज के अंदर एज क्या होता है? इसी के परपेंडिकुलर, यानी दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो एज डिस्टेंस होती है। और P क्या है? इट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ द फास्टनर अलोंग द बियरिंग डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बियरिंग हो रही है उसी डायरेक्शन में पिच कितनी है, तो पिच तो वही होती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दो लाइंस के बीच के पिच। और उसके बाद FUB is the ultimate tensile stress of the bolt। B जहां पर आया वहां पर बोल्ट, और FU क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है सर, तो ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद VDPB, अपन पहले VNPB निकाल लेते हैं, उसको गामा MB कहां से आएगा? टेबल पेज नंबर 30 पर जो टेबल दे रखी है किसकी? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल के लिए, वहां से आप गामा MB निकाल लेंगे। उसके बाद VDPB चेक कर लेंगे। अब आपके पास VDSB यहां से आ गया, VDPB यहां से निकल के आ गया। टेंशन कैपेसिटी ऑफ द प्लेट निकालने के ऑफ द बोल्ट निकालने के लिए TB शैल बी लेस देन और इक्वल टू TDB।
और ये आपका पेज नंबर 76 पर क्लॉज नंबर 10.3.5 दे रखा है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये 10.3.5 आपको दे रखा है और यहां पर टी जो है आपका टीएनबी जो है, दिस टीएनबी, ये टीडीबी जो है, दिस इज डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट इन टेंशन, ये टी नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट इन टेंशन। और अगर नॉमिनल कैपेसिटी को याद करिए सब, नॉमिनल मतलब जितना लग रहा है, अगर उसके ऊपर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दी जाए तो वो डिजाइन बन जाता है। और डिजाइन बन जाने के बाद ये जो हमारे पास है ये फैक्टर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? फैक्टर्ड या अल्टीमेट। तो इस क्यों ये टीबी निकालने के लिए, ये टीबी जो होगा इसके बराबर या इससे हमेशा कम होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रखा तो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। और टीएनबी निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला दे रखा है 0.9 FUB AN एंड दैट शैल बी लेस देन FYB ASB अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट गामा MB अपॉन गामा M0। इससे हम ये कैलकुलेट करते हैं और इसमें FUB क्या है? वही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। उससे पहले जो FUB आपने यूज किया था वो अल्टीमेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट थी, अल्टीमेट बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द sorry, that was also ultimate tensile strength of the bolt। और यहां पर आपने जो ये वैल्यू निकाली, इस AN is FYB is the, यहां पर FYB भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए, ये है yield stress of the bolt और AN क्या है? net tensile area as specified in appropriate Indian standard। तो जो नेट टेंसाइल एरिया है, जितने टेंसाइल एरिया पर एक्चुअली टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, AN वो है। और ASB क्या है? shank area of the bolt। ASB is the shank area of the bolt। shank मतलब नॉमिनल जो एरिया है वो बोल्ट का है। तो इससे TNB चेक करिए आप, इस TNB यहां से निकालिए, उस TNB के अंदर गामा MB का भाग दीजिए, इससे TDB निकालिए और इससे TB निकालिए, यहां से TB निकालिए, यहां से BTB भी निकालिए और यहां से भी DSB निकालिए। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपका VSB होगा, वो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ और फैक्टर्ड शियर फोर्स विच अ बोल्ट कैन बियर, शियर में भी, बेयरिंग में भी और टेंशन में भी। इन तीनों में जो भी वो लोड ले सकता है, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही उसकी डिजाइन या फैक्टर्ड शियर स्ट्रेंथ, फैक्टर्ड स्ट्रेंथ होगी या फैक्टर्ड शियर फोर्स उसको ऊपर अपन डाल सकते हैं। इसके बाद एक चीज और कोड ने कही है, वो ये कहा है कि 10.3.6 ये कहता है कि अगर कोई बोल्ट कंबाइंड शियर और टेंशन में आ रहा है, यानी आपके पास शियर भी लग रही है और उसमें टेंशन भी लग रही है, तो उस केस में हमारा बोल्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी हम हमारा जो बोल्ट का डिजाइन है वो फेल मानेंगे। तो VSB अपॉन VDB प्लस TB अपॉन TDB शैल बी, इनका दोनों का स्क्वायर और ये 1 से लेस होगा। तो ये ओवरऑल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, तो ये आपको ओवरऑल एक आइडिया दिया मैंने कि ये आपको कैसे करना है। थैंक यू।